अलग अलग बूंदें मिलकर एक शक्तिशाली सागर बनाती हैं। रयोनोस के सतोरों का ये कहना आज बंगाल की खाड़ी पर हमारी बातचीत के लिए बिल्कुल सही बैठता है। इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम बंगाल की खाड़ी के भविष्य को समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक ऐसा क्षेत्र जहां मौके तो बहुत हैं, लेकिन साथ ही पर्यावरण और जियोपॉलिटिक्स से जुड़ी चुनौतियां भी कम नहीं हैं। हमारे पास इस पर कुछ हालिया लेख और रिपोर्ट्स हैं और हम कोशिश करेंगे कि इनमें से सबसे अहम बातें और नज़रिए आपके सामने रख सकें। खासतौर पर जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या बस इस महत्वपूर्ण क्षेत्र के बारे में अपनी समझ बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए ये चर्चा काफ़ी काम की हो सकती है। तो शुरुआत करते हैं हाल ही में विशाखापत्तनम में हुए दूसरे बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन से, जो जुलाई 2025 में हुआ था। वहाँ एक खाड़ी, एक दृष्टि, एक मिशन का विचार सामने आया। ये सिर्फ एक नारा है या इससे कुछ ज्यादा मतलब है? क्या ये भारत की बढ़ती भूमिका का संकेत है? हाँ बिल्कुल, ये एक अहम संकेत है। देखिए, बंगाल की खाड़ी सिर्फ पानी का एक बड़ा हिस्सा नहीं है। ये दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के करीब 1.8 अरब लोगों के लिए जिंदगी का आधार है। हाँ। व्यापार, मछली पकड़ना, ऊर्जा, सब कुछ जुड़ा है इससे। हाँ, वो तो है। चेन्नई, चटगांव, कोलंबो जैसे बड़े बंदरगाह भी यही हैं। जी, और सिर्फ आर्थिक ही नहीं, भौगोलिक और पारिस्थितिक रूप से भी ये बहुत विविध है। यहाँ पहाड़ हैं, डेल्टा हैं, द्वीप हैं, मैंग्रोव हैं, और ये दुनिया के सबसे अमीर बायोडायवर्सिटी वाले इलाकों में से एक है। बहुत सी दुर्लभ प्रजातियां यहाँ रहती हैं। और भू राजनीतिक नजरिए से भी इसकी काफी अहमियत है ना? हाँ, और यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। ये इलाका बढ़ती क्षेत्रीय कंपटीशन का मैदान भी बन रहा है। यहीं पर बिम्स्टेक जैसे संगठन की भूमिका बढ़ जाती है। हमें खाड़ी को सिर्फ एक रास्ते की तरह नहीं देखना चाहिए, बल्कि अपने आप में एक रीजन के तौर पर देखना होगा, जिसकी अपनी एक सोच हो, अपना एक गवर्नेंस सिस्टम हो। जो रिपोर्ट्स आई हैं उनमें यही बात उभर कर आ रही है कि अब फोकस सिर्फ सुरक्षा या व्यापार पर नहीं, बल्कि खाड़ी को एक साझा मैनेज्ड इकाई की तरफ विकसित करने पर है। तो जब हम ये शब्द सुनते हैं, ब्लू इकोनॉमी, हरा भविष्य, तो इसका जमीन पर क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ कहने की बातें हैं? नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ब्लू इकोनॉमी का मतलब है समुद्री संसाधनों का ऐसा इस्तेमाल जिससे आर्थिक विकास भी हो, लोगों की आजीविका सुधरे, रोजगार पैदा हो, लेकिन साथ ही समुद्र का स्वास्थ्य भी बना रहे, मतलब सस्टेनेबल तरीके से। और हरा भविष्य? और हरा भविष्य का मतलब है कि ये जो भी विकास हो वो पर्यावरण का ध्यान रखते हुए हो, बायोडायवर्सिटी को नुकसान न पहुंचे, और विकास ऐसा हो जो इकोलॉजी की सीमाओं का सम्मान करे। असल चुनौती इन दोनों को एक साथ साधने की है, विकास भी और पर्यावरण सुरक्षा भी। तो इस दिशा में कुछ ठोस कदम उठाए भी जा रहे हैं। जैसे सुनने में आया है कि 2025 की शुरुआत में बिम्स्टेक सदस्य देश बंगाल की खाड़ी समुद्री स्थानीय योजना ढांचे पर सहमत हुए हैं। ये MSP, ये क्या चीज है? हाँ, MSP यानी मरीन स्पेशल प्लानिंग, ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। आसान भाषा में कहें तो ये समुद्र के इस्तेमाल की प्लानिंग है। जैसे हम जमीन के लिए करते हैं ना, लैंड यूज प्लानिंग। अच्छा। वैसे ही समुद्र के लिए, कि कौन सा इलाका शिपिंग के लिए होगा, कहाँ मछली पकड़ी जाएगी, कहाँ संरक्षित समुद्री क्षेत्र बनेंगे, कहाँ ऑफशोर एनर्जी प्रोजेक्ट लगेंगे। इसका मकसद है कि अलग अलग समुद्री गतिविधियों में टकराव कम हो और संसाधनों का टिकाऊ इस्तेमाल हो सके। दिलचस्प है। और मैंने ये भी पढ़ा कि भारत और श्रीलंका मिलकर पहले ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर पे काम कर रहे हैं। ये ग्रीन कैसे होगा? जी, ये IMO यानी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के साथ मिलकर किया जा रहा है। लक्ष्य ये है कि 2030 तक इस रूट पर चलने वाले जहाजों से बिल्कुल भी कार्बन उत्सर्जन ना हो, शून्य उत्सर्जन। ये कैसे मुमकिन होगा? इसके लिए वैकल्पिक ईंधन इस्तेमाल करने होंगे, जैसे ग्रीन अमोनिया या हाइड्रोजन। साथ ही जहाज़ों के रूट और ऑपरेशन को और ज़्यादा एफिशिएंट बनाने वाली तकनीकें भी शामिल होंगी। ये समुद्री ट्रांसपोर्ट को पर्यावरण के अनुकूल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। और भारत सरकार ने भी जून 2025 में एक बड़ा फंड घोषित किया है, $250 मिलियन का ब्लू इकोनॉमी इनोवेशन फंड। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि ये समुद्री बायोटेक्नोलॉजी और पर्यावरण अनुकूल एक्वाकल्चर जैसे स्टार्टअप्स को सपोर्ट करेगा। तो ये सिर्फ पर्यावरण की बात नहीं, ये आर्थिक नेतृत्व की भी कोशिश लगती है। निश्चित रूप से
ये फंड दिखाता है कि भारत सिर्फ नियमों या सुरक्षा पर ही फोकस नहीं कर रहा है, बल्कि वो एक्टिवली समुद्री क्षेत्र में इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देकर नए आर्थिक अवसर बनाना चाहता है। ये एक स्ट्रैटेजिक मूव है और इसी से जुड़ा है भारत का हरित सागर दिशा निर्देश और बंदरगाहों को ग्रीन पोर्ट्स बनाने पर जोर देना। ये सब उसी कमिटमेंट को दिखाते हैं। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या ये सारा विकास समावेशी है? मतलब बंदरगाहों के आसपास रहने वाले स्थानीय समुदायों का क्या? ये बहुत ही जरूरी सवाल है और रिपोर्ट्स भी इस पर जोर देती हैं। बंदरगाह सिर्फ माल उतारने चढ़ाने की जगह नहीं होनी चाहिए। उन्हें लोगों, व्यापार, रोजगार, आइडियाज, इन सब के एक्सचेंज का सेंटर बनना होगा। हाँ, सही बात है। विकास ऐसा हो जिसमें स्थानीय समुदायों की आजीविका का ध्यान रखा जाए और जो क्लाइमेट चेंज के असर को झेलने में सक्षम हो, लचीला हो। जैसा कि UNSCC की 2025 की ग्लोबल रिपोर्ट में भी कहा गया है, भविष्य का डेवलपमेंट कोऑपरेशन समावेशी, डिजिटल और हरित बदलाव के जरिए सिस्टेमिक चेंज पर फोकस होना चाहिए। मतलब ऊपरी बदलाव नहीं, पूरी व्यवस्था को बेहतर बनाना होगा। लेकिन खाड़ी तो एक साझा संसाधन है, जैसे जलवायु परिवर्तन है या प्रदूषण है या समुद्री खतरे हैं। इनसे कोई एक देश अकेले कैसे निपट सकता है? बिल्कुल नहीं निपट सकता। और यहीं पर क्षेत्रीय सहयोग की अहमियत सामने आती है। खाड़ी सबकी है तो उसकी समस्याएं भी सबकी हैं। और इसी को ध्यान में रखकर अगस्त 2025 में ढाका में एक नया रीजनल ओशन डेटा और फोरकास्टिंग सेंटर शुरू किया गया है। अच्छा, ये क्या करेगा? ये सभी सदस्य देशों को मौसम और समुद्र के स्वास्थ्य पर रियल टाइम जानकारी देगा। जी। इससे आपदा प्रबंधन में मदद मिलेगी, संसाधनों का बेहतर मैनेजमेंट हो सकेगा। ये दिखाता है कि एक साझा समझ बन रही है सस्टेनेबल और समावेशी विकास के लिए। हाँ। हमें रिएक्टिव होने के बजाय प्रोएक्टिव गवर्नेंस की तरफ बढ़ना होगा। मतलब समस्या आने का इंतजार ना करें, पहले से तैयारी रखें। तो कुल मिलाकर बात यह है कि बंगाल की खाड़ी में संभावनाएं तो अपार हैं। हाँ। लेकिन इसके टिकाऊ भविष्य के लिए सभी देशों को मिलकर काम करना होगा, एक साझा जिम्मेदारी समझकर। हाँ, बिल्कुल। निचोड़ यही है कि नीला और हरा विकास, मतलब आर्थिक तरक्की और पर्यावरण की सुरक्षा, ये दोनों साथ साथ चलने चाहिए। ये एक साझा सफर है जिसके लिए कोऑर्डिनेटेड कलेक्टिव एक्शन जरूरी है। ये वाकई सोचने वाली बात है। सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। इस साझा नीले हरे भविष्य को हकीकत बनाने में जो आधुनिक तकनीक है और जो हमारा सदियों पुराना पारंपरिक ज्ञान है, इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बनाया जा सकता है। और हाँ, जो UPSC की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। मेंस में अंतर्राष्ट्रीय संबंध, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, सब के लिए। और प्रीलिम्स के लिए भी बिम्स्टेक, ब्लू इकोनॉमी, समुद्री स्थानिक योजना यानी MSP, ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर, हरित सागर दिशा निर्देश, इन कॉन्सेप्ट्स पर खास ध्यान दें। ये पहले इनके मकसद, इनकी चुनौतियां, ये सब परीक्षा के लिहाज से ज़रूरी हैं। अगर आपको ये चर्चा उपयोगी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपके कोई सवाल हैं या आप किसी खास पहलू पर और जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।